कैपिटल गेन का कुछ पार्ट रहता है, कुछ पार्ट इन द सेंस उसमें कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल के साथ साथ बतानी, तो वो वाला पार्ट हम संडे को करेंगे। एज़ यूजुअल संडे को थोड़ी सी लंबी क्लास है, तो कैपिटल गेन के प्रैक्टिकल वगैरह करने। तो अभी शुरू कर रहा हूँ मैं आपके साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो हमारे 5 हेड में चौथा ऐड करने जा रहे हैं हम, सैलरी तो अभी हम लोगों ने छोड़ ही रखा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की मैं अगर बात करूं तो सबसे छोटा हेड हुआ करता था और सबसे इजी हेड हुआ करता था किसी टाइम पे, सबसे छोटा और इजी। क्यों? हेड जब हम लोगों ने शुरू में इनकम टैक्स पढ़ना शुरू किया तो मैंने आप लोगों को क्या क्या कहा था, एम्प्लॉयर, आराम से यार, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो इनकम जो होगी सैलरी के हेड में जाएगी। घर की रेंटल इनकम होगी, घर की रेंटल इनकम होगी तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाएगी। बिजनेस करेंगे तो पीजीबीपी के हेड में जाएगी। असेट बेचेंगे तो कैपिटल गेन के हेड में जाएगी। और लास्ट में क्या कहा था कि कोई इनकम जो कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं होगी वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इतना ही ये चैप्टर था और बड़ा इजी सा था, इजीली समझ में भी आ जाता था, ख़त्म भी हो जाता था। लेकिन कब करीबन ये लगा के चलिएगा कि 7-8 साल से जो इसमें चेंजेस आने शुरू हुए, जो भी ब्लैक मनी होती है वो ब्लैक मनी इस पर्टिकुलर चैप्टर के थ्रू उन्होंने कर्व करने की कोशिश की कि उसके ऊपर कैसे लगाम लगानी है, उसको कैसे पकड़ा जाए। तो इसीलिए चैप्टर थोड़ा सा वाइड हो गया अब, ठीक है। तो अगर अपने हेड्स की बात करें तो सैलरी, ठीक है, 15, 16, 17 पढ़ाई नहीं है हम लोगों ने, करना पड़ेगा। सैलरी 15, 16, 17, हाउस प्रॉपर्टी 22 टू, यार मेरे को याद नहीं करना, आप लोगों को याद करना है, पीजीबीपी 28 टू 44 डीबी, और यहाँ पे कैप गेन 45 टू 55 ए, ठीक है। और लास्ट में अब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं 56 टू 59। तो सेक्शन देखें तो बहुत कम से दिखते हैं, 56, 57, 58, 59, 4 सेक्शन दिखते हैं, लेकिन इसमें और बातें भी बहुत सारी करनी पड़ जाती हैं। तो पहले तो चैप्टर अपने आप में लंबा, थोड़ी सी इधर उधर की बातें करेंगे तो चैप्टर काफ़ी बड़ा बन जाएगा, इतना बड़ा बन जाएगा कि इस चैप्टर को 2 पार्ट में कर रखा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो चैप्टर नंबर 7 आ रहा है, लेकिन ये 7 और 7A 2 चैप्टर कर रखे मैंने, चैप्टर 7 और 7A, ठीक है। तो आइएगा वापस, गुड मॉर्निंग मैम। सेक्शन 45, सेक्शन 45 कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन, कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन 45(1) हमारा जनरल चार्जिंग सेक्शन था, और उसके बाद कुछ एक्सेप्शन भी उसके हम लोगों ने देखे थे। 1A देखा था, 2 देखा था, ठीक है, 5 भी देखा था, हैं बहुत सारे। जनरल चार्जिंग सेक्शन क्या कि कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र होगा प्रीवियस ईयर में तो उसकी इनकम कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि पैसा मिला या नहीं मिला। कैपिटल एसेट है, ट्रांसफ़र हो गया प्रीवियस ईयर में तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो वो वाली इनकम कौन से हेड में चार्जेबल होगी, कैपिटल गेन। एक्सेप्शन, जैसे हम लोगों ने एक केस पढ़ा इंश्योरेंस क्लेम वाला, इंश्योरेंस क्लेम वाले में एक्सेप्शन क्यों बनाया इंश्योरेंस क्लेम वाले को, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने किसी को कोई एसेट ट्रांसफ़र ही नहीं किया, हमारे एसेट के डिस्ट्रॉय होने पर हमें पैसा मिल रहा है। क्या हो गया दिनेश? ना ना आज तो क्लास में ही नहीं है, ज़बरदस्ती आके बैठ गया, तबीयत ठीक नहीं है, गर्मी लग रही है, पीछे बैठ जाए भाई उनकी तरह, लेकिन है अच्छा, चलिए ध्यान दीजिएगा प्लीज़। तो जैसे हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम वाला पॉइंट पढ़ा, इंश्योरेंस क्लेम वाले पॉइंट में क्या था कि असेट डिस्ट्रॉय हो रहा था और उसके पैसे जो मिल रहा था
वो कैपिटल एसेट के दायरे में ही नहीं आता वैसे तो, क्योंकि कैपिटल एसेट ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको टैक्सेबल करने के लिए उन लोगों ने एक सेक्शन बना दिया कि अगर आपका एसेट डिस्ट्रॉय होता है इन वजहों से और इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलेगा या एसेट मिलेगा उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। इसी तरीके से जो हमारा घर वाला कैपिटल एसेट था, मतलब पर्सनल जो हमारा कैपिटल एसेट था, स्टॉक इन ट्रांसफर में कर देंगे कन्वर्ट तो भी कैपिटल गेन लगेगा। कंपलसरी एक्विजिशन सेल की डेफिनेशन में कवर नहीं होता, लेकिन पहले तो उसे ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में डाला गया कंपलसरी एक्विजिशन को, और उसके बाद 45(5) बनाया गया कि कंपलसरी एक्विजिशन पे भी टैक्स लगेगा और कैसे लगेगा, ठीक है ना। तो 45(1) हमारा जनरल चार्जिंग सेक्शन हो गया था और इसके कुछ एक्सेप्शन पड़े थे फिर। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, इसका भी चार्जिंग सेक्शन 56 है, चार्जिंग सेक्शन 56 है, लेकिन अगेन इसके सब सेक्शन 2 हैं, 1 और 2, शुक्र है 2 ही है, ठीक है। तो 1 में तो वो बात लिखी है जो मैंने आपको पहली क्लास में बता दी थी, पहली या दूसरी क्लास में क्या कहा था कि कोई इनकम जो पहले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हुई, कोई इनकम जो पहले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हुई क्योंकि उनके नेचर से मैच नहीं करती, तो वो इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, सैलरी इनकम आ रही है, वो पैसा थोड़ा बहुत सेव कर दिया मैंने, ठीक है, तो बैंक में पड़ा हुआ है, तो जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस तरीके के आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे। मैंने दिनेश से घर रेंट पे लिया, ठीक है, और आगे सबलेट कर दिया कवि को। अगर ये मेरा बिजनेस हो जाए तो पीजीबीपी क्या हेड में टैक्सेबल है, एक आध ट्रांजेक्शन की तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा सर, अदर सोर्सेज। क्लियर। तो इस तरीके से सबसेक्शन 1 इसका ड्राफ्ट हुआ है कि अगर कोई इनकम पहले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हुई, इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट नहीं है, क्या कहता है, कोई इनकम जो कि इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट नहीं है और पहले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हुई, वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये बात क्लियर कर दी। अब सबसेक्शन 2 है जो थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाता है। कहता है सबसेक्शन 1 में जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है और ठीक लिखा हुआ है, उसकी बात तो मानो, लेकिन साथ में मेरी बात भी मानो। मैंने कहा क्या, कहता है कि हम आपको एक लिस्ट ऑफ इनकम दे रहे हैं, हम आपको एक लिस्ट ऑफ इनकम दे रहे हैं, इधर देखिएगा बोर्ड पे, ठीक है। ये जो इनकम हम आपको बताने जा रहे हैं 1 2 3 जितनी भी बताएंगे, ये वाली इनकम स्पेसिफिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ही हेड में टैक्सेबल होंगी। पहले जनरल चार्जिंग सेक्शन क्या बना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, कि कोई इनकम जो पहले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है और इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट भी नहीं है, वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन अब सेकंड बात क्या कह रहा है कि कुछ इनकम की लिस्ट बना के दे रहे हैं हम आपको, ये इनकम इसी हेड में टैक्सेबल होनी है, ये इनकम किसी और हेड में टैक्सेबल हो ही नहीं सकती, ये इनकम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इसी हेड में टैक्सेबल होगी। समझ में आई बात या नहीं, क्लियर है, कुछ पूछना हो इसमें, पक्का, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड अपने आप में अनाथालय है, अनाथालय जो बच्चा किसी का नहीं वो कहां पे रहेगा, अनाथालय में रहेगा, ठीक है। लेकिन अनाथालय का जो मैनेजर है, अनाथालय का जो मैनेजर है, उस मैनेजर का तो घर ही वो अनाथ आश्रम है ना, उसके बच्चे तो वहीं पे रहेंगे, क्या उसके बच्चे ऑर्फन कहे जा सकते हैं, नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, जो इनकम हम स्पेसिफिकली आपको सबसेक्शन 2 में लिस्ट करके दे रहे हैं, ये इनकम के लिए यही वाला हेड बना हुआ है स्पेसिफिकली, ये किसी और हेड में टैक्सेबल ही नहीं हो सकती। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है, समझ में आती है बात, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है डिविडेंड। अगर आपकी इनकम डिविडेंड इनकम है, कौन सी इनकम,
अच्छा, डिविडेंड क्या होता है? आप कंपनी लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा। डिविडेंड क्या होता है? क्या? डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड, ये डेफिनेशन है, मेरे को नहीं पता। अच्छा, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो सर जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, दैट इज डिविडेंड इनकम इन जनरल सेंस, अगर हम थोड़ी देर के लिए समझे तो, ठीक है। तो डिविडेंड कोई भी कंपनी दे, प्राइवेट कंपनी दे, पब्लिक कंपनी दे, लिस्टेड दे, अनलिस्टेड दे, कोई भी कंपनी डिविडेंड दे, कितना भी डिविडेंड दे, वो इसी हेड में टैक्सेबल होगा। मतलब क्या सर, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूं जो डे इन डे आउट सिर्फ ट्रेडिंग का काम करता है। तो जब शेयर होल्ड करता है, कुछ टाइम के लिए कभी कभार होल्ड भी कर लेता है, और उनकी रिकॉर्ड डेट आ जाती है, तो रिकॉर्ड डेट की वजह से उसको डिविडेंड भी मिल जाता है। तो उसकी इनकम तो पीजीबीपी में जानी चाहिए, क्योंकि शेयर्स की ट्रेडिंग की जो इनकम होती है, शेयर ट्रेडिंग की जो इनकम होती है, वो पीजीबीपी में जा रही है, तो उसकी डिविडेंड इनकम भी पीजीबीपी में जानी चाहिए, नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हेड स्पेसिफिकली कह देता है कि इफ यू हैव द डिविडेंड इनकम, तो वो यहाँ पे टैक्सेबल होगी। कहीं से कहीं तक एक्सेप्शन नहीं छोड़ रखा कि अगर आप ब्रोकर हैं तो पीजीबीपी में ले जाना। ठीक है, समझ में आती है बात या नहीं? ठीक है। अब इन्फोसिस के मालिक, उनकी बेटी है, वो जो ऋषि सोनक से उनकी शादी हुई है। अब उसके पास मैं कह देता हूँ कि इन्फोसिस का 20% इक्विटी है, और उसकी वजह से उसको अच्छा खासा डिविडेंड आता है, वो कोई काम ही नहीं करती। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 20-25 करोड़ के डिफरेंट कंपनीज के शेयर खरीद के रख लूँ जो अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, तो मेरी जीविका तो उसी से चल रही है, लाइवलीहुड उसी से चल रहा है। तो क्या मेरी इनकम, वो वाली डिविडेंड की इनकम पीजीबीपी में जा सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली कह दिया कि डिविडेंड इनकम है तो इसी हेड में टैक्सेबल होगी। समझ में आई बात या नहीं? कुछ कहना है? पक्का? तो जनरल चार्जिंग सेक्शन, कोई इनकम जो इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट नहीं है, पहले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हुई, वो इस हेड में टैक्सेबल होती है सर, खत्म बात। दूसरी बात कि हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं इनकम की, ये वाली इनकम हमेशा इसी हेड में टैक्सेबल होंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि ये कैसे कमाई जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इनके लिए यही इनका घर है। समझ में आई बात? समझ में आ गई? क्लियर है? आइए चैप्टर पे चलते हैं। सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड विल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। जनरल मतलब तो यही है इसका। ठीक है। अब सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? इनकम ऑफ एवरी काइंड। पहले यहां पे रुक जाए एक बार। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम ऑफ एवरी काइंड? एग्जैक्टली, कैश और नॉन कैश, इवन बेनिफिट्स भी। क्योंकि जब हम इनकम की बात कर रहे थे फर्स्ट क्लास में, वहीं पे मैंने कह दिया था कि इनकम कैश भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है, इवन बेनिफिट्स के रूप में भी हो सकती है, जो कि चैप्टर ही अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है सैलरी का। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस टाइप की इनकम दिखती है कि बेनिफिट है तब भी आपको टैक्स होता है। ठीक है। तो इनकम ऑफ एवरी काइंड बोल दिया इसने, तो कैश है, नॉन कैश है, बेनिफिट की फॉर्म में। इनकम ऑफ एवरी काइंड विच इज नॉट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम अंडर दिस एक्ट, मतलब जो कि एग्जेम्प्ट नहीं होनी है, इस एक्ट से बाहर नहीं है। अगर बाहर है तो उसकी बात नहीं कर रहे हम। ठीक है। शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आगे इफ का मतलब होता है प्रोवाइडेड, if it is not chargeable to income tax under any of the heads specified in section 14। सेक्शन 14 में हमारे 5 हेड्स बताए गए हैं। तो वो कहता है कि अगर कोई इनकम, किसी भी तरह की इनकम अगर इनकम टैक्स से एक्सक्लूड नहीं की गई है, मतलब एग्जाम्प्ट नहीं है, ठीक है, तो वो इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगी अगर वो पहले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हुई। क्लियर है? कुछ पूछना हो?
चलें आगे। नाउ इधर देखिए, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, ठीक है, सबसेक्शन 2 पे आते हैं। स्पेसिफिक इनकम इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस विदाउट प्रेजुडिस। मेरे ख्याल से हम लोग जब से इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं साथ, शायद पहली बार आया होगा ये वर्ड, लेकिन हो सकता है आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा। भी पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़ा है? क्या मतलब होता है? सॉरी, भेदभाव। अच्छा, हाँ कह सकते हो भेदभाव। विदाउट एनी हार्म, ये ज़्यादातर सही है, ठीक है ना। विदाउट एनी हार्म, विदाउट हर्टिंग एनीबडी। तो विदाउट हर्टिंग सबसेक्शन 1, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब सबसेक्शन 1 जो कह रहा है उसकी बात तो आप मानोगे, उसकी बात मानने से इनकार नहीं कर रहे। एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है नॉट विथ स्टैंडिंग, वो तो कहते हैं हट, सबको हटा दे, मतलब जिसके साथ भी वो लग जाता है। नॉट विथ स्टैंडिंग, अगर यहाँ पे लिखा होता है नॉट विथ स्टैंडिंग सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 को हटा, मेरी सुन, ठीक है ना। ये नहीं कह रहा, कह रहा है कि 1 ने जो बात कही है वो हाथ जोड़कर स्वीकार है, लेकिन मेरी भी सुन लो। अच्छा, क्या सुने? द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नेमली। नेमली क्या? पहला क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। इसके आगे कुछ लिखा? सिर्फ डिविडेंड वर्ड लिख के छोड़ दिया। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड, नॉन लिस्टेड, कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना। तो अगर डिविडेंड इनकम आ रही है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, चाहे उसके बाद आप ब्रोकर हो, ट्रेडर हो, या डिविडेंड इनकम ही आपकी सोल इनकम हो। तो इस बात की नोटिंग यहाँ पे कर लेना अपने हिसाब से, चाहे आप ट्रेडर हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, एमसीक्यू में आ जाएगा, तो मत फंस मत जाना। चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप ब्रोकर हो, चाहे आपकी ये सोल इनकम हो, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट इनकम आपकी इसी हेड में टैक्सेबल होगी अगर डिविडेंड इनकम आ रही है। मतलब 54 की डिविडेंड इनकम आ रही है तो भी, करोड़ की इनकम आ रही है तो भी, और किस नेचर की आ रही है डिविडेंड इनकम तो भी, होनी इसी हेड में टैक्सेबल। डन? कुछ पूछना है? मैंने एक वर्ड यूज कर लिया था थोड़ी देर पहले, रिकॉर्ड डेट, पता है ना? आप कंपनी एक्ट के स्टूडेंट हो। रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट क्या होती है? रिकॉर्ड डेट इज अ डेट ऑन विच कंपनी फिक्सेस कि आज मेरे पास जो शेयर होल्डर्स हैं मैं उनको डिविडेंड दूंगी, मतलब आज की डेट फ्रीज कर रही है वो, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड डेट बोनस शेयर्स के लिए, रिकॉर्ड डेट डिविडेंड वगैरह के पर्पज से बताई जाती है, ठीक है। सुनिएगा सर, नाउ अब चीज़ें बढ़िया हैं, ये मेरे को सबसे बढ़िया पॉइंट लगता है। इनकम, एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस। उसने वर्ड यूज किया है इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, मतलब रेसेस के बाद उसने वर्ड यूज किया इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, मतलब किसी भी टाइप की रेस। हॉर्स रेसेस तो स्पेसिफिकली लिख दिया, कल को आप मुर्गों की रेस पे सट्टा लगा रहे हैं, कुत्तों की रेस पे सट्टा लगा रहे हैं, चलती हैं यार ये सारी चीजें अनऑफिशियली। तो जो रेस कोर्स हैं, जो रेस कोर्स हैं वहां पे तो बकायदा घोड़ों पे सट्टा लगता है, ठीक है ना। तो उसने कहा रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, तो कार रेस है, किसी भी टाइप की रेस, ठीक है ना। एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया, मेरे को भी नहीं पता था, सिक्किम और गोवा दो जगह कैसीनोज हैं, ठीक है, तो वहां पे कार्ड गेम्स है। आगे एनी अदर गेम्स, सुन लीजिएगा आगे, एनी अदर गेम, सॉरी, एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट और फ्रॉम गैमलिंग, बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाटसोएवर। सारी चीजें कवर कर ली इसने। आपके टीवी शोज जो होते हैं,
उनकी जो विनिंग होती है वो भी इसी हेड में टैक्सेबल होगी। हाँ जी, वो नहीं, वो अलग है। यहाँ पे तो विनिंग्स की बात हो रही है ना दोस्त, दो चीज़ें। चलो तुमने बात की तो मैं तीन चीज़ें लगा लेता हूँ। मैं रेस कोर्स चला रहा हूँ, तुम दोनों रेस कोर्स में काम कर रहे हो, ये दोनों रेस कोर्स में सट्टा खेलने आए हैं। तुम्हारा और मेरा तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। यू विल गेट योर सैलरी एंड इट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। आई एम रनिंग माई बिजनेस, सो इट इज माई बिजनेस इनकम। ये दोनों सट्टा खेलने आए हैं, इनकी इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगी। समझ में आई बात? क्लियर है? पक्का? अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कुछ समझ लीजिए, ये आई बी पॉइंट इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। सबसे पहली बात समझिएगा, इस इनकम के लिए आपको स्लैब बेनिफिट नहीं मिलता। बहुत बड़ी बात हो गई है, स्लैब बेनिफिट को नो कर रखा है। मतलब क्या कि अगर आपकी इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है, एग्जाम्पल सिर्फ वही है, तो पूरी इनकम पे टैक्स लगेगा। कोई आपको 2.5 लाख रुपए वाला या 3 लाख रुपए वाला स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग, इस इनकम के ऊपर स्ट्रेट अवे 30% का टैक्स लगता है। इस इनकम के ऊपर स्ट्रेट अवे 30% का टैक्स लगता है। मतलब अगर किसी ने 5 लाख रुपए की लॉटरी खेली, 5 लाख रुपए की लॉटरी जीती, तो स्लैब का बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं, और डायरेक्टली टैक्स कितना लगेगा? ठीक है, 30%, 1.5 लाख। समझ में आ रही बात? तीसरी इंटरेस्टिंग बात, नो एक्सपेंस अलाउड। मतलब क्या सर? लॉटरी का कुछ मैकेनिज्म होता है, वहां पे ना लोग जो खेलते हैं लॉटरी, वो नंबर के हिसाब से लॉट निकालते हैं कि इतने लॉट में इस हिसाब से नंबर लगेगा और ये लॉटरी मेरे को खरीदनी है। सुन लीजिए प्लीज रिद्धि, ठीक है? तो मैं कहता हूं कि 5 लाख रुपए की लॉटरी जीतने के लिए मेरे को जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के लॉटरी टिकट खरीदनी पड़ी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने 10,000 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदी थी, तो उन पे मेरे को 5 लाख रुपए की लॉटरी मैंने जीती है। तो मेरी इनकम कितनी है? बोलो, 5 लाख। इसको कमाने के लिए 10,000 रुपए खर्च भी तो किए, तो नेट इनकम तो 4,90,000 ही हुई। बोलिए हाँ या ना? ये कहते हैं कि हम आपको खर्चा अलाउड नहीं करेंगे। इस इनकम में जो भी हुई पूरी इनकम ही कंसिडर की जाएगी, कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा। केबीसी खेलने गए, आपका नंबर आ गया जी, आपने 1 करोड़ जीते। आप यहां से गए फ्लाइट से, आए फ्लाइट से, वहां पे आपने स्टे किया, कुछ खर्चा हुआ, वो सारा खर्चा इस इनकम को अर्न करने के लिए ही तो हुआ है। स्टिल आपको कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा। बताइए सर, समझ में आई बात या नहीं? आपको कोई भी खर्चा इस इनकम से अलाउड नहीं होगा। हाँ जी मैम, विंडफॉल गेन है, आपने कुछ किया ही नहीं है इस कमाने में। गवर्नमेंट यही मान के चल रही है ना, एक विंडफॉल गेन है जिसको कमाने के लिए आपने कोई एफर्ट्स नहीं किए, सट्टा ही तो खेला है। हाँ जी, अब आप कह लो उसे गेम ऑफ स्किल्स। अब जितने भी आपके ऐप्स हैं आप उसे कह सकते हो, लड़ाई तो मान सकते हो इस बात की, लेकिन हम इनकम टैक्स में उसको अभी तक यहीं पे कंसिडर कर रहे हैं। हाँ जी, 250 हारे भी कोई वो मतलब नहीं, जो 5 लाख पे लगेगा ना। वही तो लॉसेस क्या बेटे, ये देख ना, एक्सपेंस ही नहीं अलाउड किए, लॉसेस तो छोड़ ही दे। हाँ जी ठीक है, तो पहली बात कोई स्लैब बेनिफिट नहीं मिलेगा इस इनकम पर, 30% से टैक्सेबल होगी ये इनकम, और एक्सपेंस भी अलाउड नहीं होगा। बोलिए सर, इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाता है, किसी और इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाता है। हाँ हो जाता है।
किसी और लॉस के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, इनकम बोल दिया मैंने, ठीक है, किसी और लॉस के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। अब ध्यान से सुनेगा प्लीज। नेक्स्ट, इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी एक बात लिखी है, 87A आपको अलाउड हो जाएगी। 87A कौन सी है? रिबेट, ठीक है। आउट ऑफ द वे जाके आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर इनकम पर, इस पर्टिकुलर इनकम का जो पेयर होता है आपको, वही आपका टीडीएस 30% का काट देता है। टीडीएस का चैप्टर करना है, इसके बाद मैंने टीडीएस का चैप्टर ही कराना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बाद। तो इस पर्टिकुलर इनकम पर जो पेयर होता है वही 30% का टीडीएस काट देता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे को 5 लाख रुपए की लॉटरी मिल रही है, तो इसीलिए वो जो अमिताभ जी 1 करोड़ की लॉटरी, मतलब 1 करोड़ अगर किसी ने जीता तो वो 1 करोड़ का चेक दिखा देते हैं। वो 1 करोड़ का चेक नहीं होता, वो केवल 70 लाख का होता है। वैसे 70 लाख से भी कम का होता है, ठीक है, लेकिन वो 70 लाख का ही होता है, क्योंकि 30% का उसके ऊपर टीडीएस कटना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने 5 लाख रुपए की विनिंग की लॉटरी से, तो मेरे को एक्चुअल में मिलेगा कितना? 3,50,000। यस और नो? बोलिए। मेरे को 87A तो फिर भी मिल रही है, नहीं समझ में आई बात? तो अगर मैं कहूं कि अगर मैंने 5 लाख रुपए की लॉटरी जीती, उसके ऊपर मेरा टैक्स बना 1.5 लाख रुपए, मेरे को 87A तो फिर भी मिलनी है ना, तो मेरे को 12,500 की 87A मिलेगी, तो मेरा टैक्स कितना बनेगा? 137,500। तो मेरा टैक्स कितना पे होना था? 137,500, लेकिन मेरा टीडीएस कितना घट गया? 1,50,000। तो मैं अपनी रिटर्न फाइल करूंगा और 12,500 रुपए का मेरे को रिफंड आएगा। बोलिए सर, समझ में आ रही बात या नहीं? इनकम टैक्स अब हमारा मतलब एक पीक लेवल था, अब हम इस लेवल पे आ रहे हैं, और आपको शुरू की बातें याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए की अगर आपने लॉटरी जीती, सामने वाले ने ऑलरेडी आपका 1.5 लाख रुपए का टीडीएस काट लिया है, 1.5 लाख रुपए का टीडीएस काट लिया है, लेकिन 87A की आपको रिबेट मिल रही है। तो चाहे फाइनेंस एक्ट से जाएं, चाहे डिफॉल्ट स्कीम से जाएं, तो डिफॉल्ट स्कीम से जाएंगे तो कितना मिलता है आपको? 25,000, ठीक है ना, लेकिन वो 7 लाख रुपए तक का है। तो जितना भी आपको क्लेम करना और जिस भी स्कीम से क्लेम करना है, रिटर्न भरिए, रिबेट क्लेम कीजिए, जो रिबेट वाला अमाउंट है उसका आपको रिफंड आ जाएगा, ठीक है। चल सकते हैं आगे। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट जो याद रखने हैं। पहली बात, कोई स्लैब बेनिफिट नहीं मिलता, स्ट्रेट अवे पूरी इनकम पे 30% का टैक्स लगता है, प्लस कोई खर्चा अलाउड नहीं होता। हाँ, 87A फिर भी मिल जाती है। इजी, चलें आगे। ओके, चलिए सर। तो these income are called as casual income and taxable at the rate of 30% under section 115BB and 115BBJ, ठीक है। BBJ अपनी नया निकाला था 49 का। कुछ पूछना है इसमें? पक्का? ओके। PNL है सर आपका, ये आपका PNL है। तो आप लोग मेरे को सैलरी देते हैं, तो जो सैलरी देते हैं वो आपका खर्चा हुआ। एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने अपने एम्प्लॉयज को 20 लाख रुपए की सैलरी दी। कितने की सैलरी दी? इसके अलावा आप इनके पीएफ कंट्रीब्यूशन में भी पे करते हैं। आपने इनके पीएफ कंट्रीब्यूशन में पे किया, पीएफ कंट्रीब्यूशन में पैसा डाला 2,40,000। देखिए, पीजीबीपी का चैप्टर आपको हर वक्त टिप्स पे होना चाहिए, उसके कोई भी प्रोविजन कभी भी आप भूलना मतलब आपको अलाउड ही नहीं है एक तरह से, आप सोचिएगा भी मत, ठीक है। तो जब एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, लेट से 6 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो उसके ऊपर पीएफ कुछ पार्ट उसका काट के रख लिया जाता है और बैलेंस पे किया जाता है। ये याद है, कराया था पीजीबीपी में काफ़ी डिटेल में, ठीक है।
और इतना ही पैसा ये तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया और एम्प्लॉयर भी डालता है, तो एम्प्लॉयर का ये जो कंट्रीब्यूशन है ये तो ये अपने पीएनएल में क्लेम कर लेगा। बोलिए हाँ या ना। ये जो एम्प्लॉय वाला पार्ट है ये पहले एम्प्लॉयर की इनकम मानी जाती है और बाद में उसको खर्चा अलाउड होता है। तो ये जो पार्ट है ये आपकी पहले इनकम मानी जाएगी अगर आपको याद हो तो, और बाद में 36 में ही आपको ये खर्चा अलाउड हो जाता है। तो अल्टीमेटली तो इफेक्ट तो नहीं लाएगा, लेकिन पहले आपकी इनकम मानी जाती है, याद है? ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपने काट के रखा वो आपने अगर अपनी पीजीबीपी के हेड में इनकम नहीं मानी है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में इनकम मानी है। बीइंग एन एम्प्लॉयर आपको कहा जा रहा है कि जो एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन आपने काट के रखा वो अगर आपने अपनी पीजीबीपी के हेड में इनकम नहीं मानी है तो उसे कौन से हेड में इनकम मानिएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखिएगा, एनी सम रिसीव्ड any sum received by an assessee from his employee, जब by the assessee from his employee कह रहा है तो ये assessee कौन हुआ? employer, हाँ या ना? employer, ठीक है। any sum received by the assessee from his employee as contribution to any PF, किसी भी तरीके का प्रोविडेंट फंड, any PF, superannuation fund or any fund provided it is not taxable under the head PGBP। तो अगर आपने अपने एम्प्लॉय से किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है, प्रोविडेंट फंड का, सुपरएन्युएशन का, ग्रेजुटी वगैरह का, अगर पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल नहीं कराया तो इस हेड में टैक्सेबल कराएंगे। डन है? जरूरत थी नहीं, जरूरत थी नहीं, वो बस इस वजह से कह दिया कि किसी का अगर वहां पे टैक्सेबल होना छूट गया तो यहां पे टैक्सेबल करा देना। डन है? ओके, नाउ आईडी पॉइंट खुद पढ़िए और बताइए इसमें और डिविडेंड वाली इनकम में कुछ फर्क है क्या? इसमें और डिविडेंड वाली इनकम में कोई फर्क है क्या? आईडी पॉइंट क्या कह रहा है? इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है ना। if it is not chargeable to tax, if it is not chargeable to income tax under the head, मतलब क्या? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आ रहा है आपको, तो वो कहां पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं कर रहे हो तो। डिविडेंड के साथ ऐसे नहीं बोला हुआ था, डिविडेंड स्टैंड अलोन दिया हुआ था। ओहो, हम लोगों ने तो वहां पे भी जाना अभी। तो डिविडेंड तो अपने आप में स्टैंड अलोन दिया हुआ है, डिविडेंड के साथ ऐसा नहीं चिपकाया हुआ था कि अगर पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल नहीं हुआ तो यहां पे टैक्सेबल करना। डिविडेंड तो कहा, डिविडेंड फुल स्टॉप, खत्म बात। मतलब अगर डिविडेंड इनकम होगी तो इसी हेड में टैक्सेबल होगी, ओवर एंड आउट। नहीं बेटा, गलत बात। वो कह रहा है कि अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं किया और अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है तो पीजीबीपी में किसके लिए टैक्सेबल करते हैं? केवल उन लोगों के लिए जिनके लिए वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज रेगुलर इनकम होगी। ऊपर वाला पॉइंट अलग था, ऊपर वाले पॉइंट से मिक्स मत करो। ऊपर वाले में तो जाती है वो पीजीबीपी में, तो अगर पीजीबीपी में नहीं लेके जा रहे तो यहां पे लेके जाना, ऊपर वाला पॉइंट जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए। यहां पे ये कह रहा है कि अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं करते हो तो यहां पे टैक्सेबल कर देना। ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पीजीबीपी में कोई टैक्सेबल नहीं करता, लेकिन कौन करेगा टैक्सेबल? जिसकी रेगुलर इनकम होगी, इंटरेस्ट इनकम, हाँ या ना। फाइनेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, उनकी वही मेन इनकम है, तो वो इनकम पीजीबीपी में ही टैक्सेबल कराएंगे। लेकिन मैं हूं, आप हो, आपके पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, 10-15 लाख रुपए, आपने अपने दोस्त को दे दिए ब्याज पे, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करा दिए, एफडी करा दिए, तो वो जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। अरे कैसी बात कर यार, मत गड़बड़ कर सारी की सारी, ठीक है। दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेज, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे पास जी 10-15 करोड़ रुपए है, मैं वही लोगों को ब्याज पे देके घुमाता रहता हूँ और उसी से मेरी इनकम चल रही है, वो लाइवलीहुड चल रहा है, तो इन दैट केस दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबी। चले, कभी क्लियर है ना? ओके, तो ये हो गया आईडी पॉइंट। सेकंड पॉइंट पढ़े, सेकंड पॉइंट पढ़े, अपने आप पढ़े और बताइए मेरे को, अपने आप पढ़े और बताएं मेरे को। क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अगर आपसे आपकी कोई मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, जिसको आप हायर पे देते हैं, और अगर वो इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हो रही तो यहां पे करा लेना। मतलब समझाएं थोड़ा सा, आपके आसपास ही एक एग्जांपल भी है। हाँ, एग्जैक्टली जैसे एग्जांपल लेते हैं लवली सर का। अब ये सारे जो असेट्स हैं, क्लास चल रही है तो सर का काम है इन असेट्स का, हाँ है ना, ठीक है। अब लीन पीरियड आया, कॉस्टिंग में पढ़ते हैं आप लोग, लीन पीरियड आया। अब लीन पीरियड में एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे क्लासेस ही नहीं चल रही, उस टाइम पे सर के असेट्स काम नहीं आ रहे। सर के कोई फ्रेंड आए कि यार इस टाइम पे मेरी क्लासेस चल रही है, मेरे को थोड़े दिन के लिए असेट दे ले, जब तेरी क्लासेस शुरू होंगी जब तू ले लियो। तो सर ने चेयर्स दे दी और उसके बदले में सर को रेंट मिल गया, उसके बदले में सर को रेंट मिल गया। अब सर अगर उस इनकम को पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं करवा रहे हैं तो कौन से हेड में टैक्सेबल कराएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और एक्चुअल में सर उसको पीजीबीपी में टैक्सेबल भी नहीं कराएंगे, कहां पे टैक्सेबल कराएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कराएंगे। डन है? टेंट हाउस वाले होते हैं, ठीक है, उनका एक पीरियड होता है जिसमें वो पूरे साल की इनकम अर्न कर लेते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद उनके पास जनरेटर पड़े हुए हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, कोई मर गया, मरने का तो पता नहीं होता, उस टाइम पे थोड़ा बहुत टेंट का सामान दे दिया या चेयर्स वगैरह लेने आया था, ठीक है। हम लोगों को इस टाइम पे जनरेटर की जरूरत है, भाई गर्मियाँ आ गई हैं, अब गर्मियों में शादी का काम तो होता नहीं, उसने जनरेटर रेंट पे दे दिया। तो अगर अपनी इनकम जनरेटर से रेंट आया, अगर अपनी इनकम पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल नहीं करा रहा तो कहाँ पे टैक्सेबल कराएगा? आईओएस। अगेन थर्ड पॉइंट पढ़े और आपको कुछ चीजें याद आनी चाहिए, पढ़ के देखिए। अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अगर कोई पीछे से कनेक्टिंग चीज है तो आपको खुद ध्यान में आनी चाहिए। बताएं थर्ड पॉइंट, पढ़िए जल्दी। समझ में नहीं आया? पढ़ ले भाई, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ ले, आराम से पढ़ ले। हाँ जी, क्या है? हाँ, कहीं पढ़ा था कुछ ऐसा? हाँ सच्ची में? वो तो कैपिटल गेन की बात हुई थी ना चाची। हाउस प्रॉपर्टी जहां पे असेट्स और बिल्डिंग अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, वहीं पे बता दी थी ये बात। तो इनकम या तो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगी या आईओएस के हेड में टैक्सेबल होगी। वही तो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कि जहां पर असेसी क्या कर रहा है? लेट्स ऑन, क्या लेट कर रहा है? मशीनरी belonging to him and also building and the letting of the building is inseparable from letting of the assets। तो जो इनकम है अगर पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल नहीं हो रही है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के टैक्सेबल के हेड में टैक्सेबल होगी। तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा दिया था, है ना। चलें आगे।
सर फोर्थ पॉइंट आपसे उम्मीद क्या करूँ, अब पहले की बातें तो बताते नहीं हो मेरे को, तो मैं याद करा देता हूँ फिर दोबारा। पीजीबीपी में पढ़ा हम लोगों ने जब चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहे थे, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, क्या था यहाँ पे अगर याद आ रहा हो तो, टाटा का नहीं अंबानी का लिया था एग्जाम्पल, कि अंबानी का एग्जाम्पल लेते हुए मैंने कहा था कि हम लोगों ने कीमैन की इंश्योरेंस करा दी है, ठीक है ना। तो अब जो कीमैन है उसकी इंश्योरेंस किसने कराई है, उसकी इंश्योरेंस कंपनी ने कराई है। तो इसका प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम दिया जा रहा है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है, कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है। तो इंश्योरेंस, कल को इस कीमैन की डेथ हो जाती है काम करते करते, क्योंकि प्लानिंग क्या की थी, प्लानिंग ये की थी कि जो इंश्योरेंस का पैसा होता है वो सारा का सारा सेक्शन 10(10)D में एग्जेम्प्ट होता है। पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन जब डिस्कस कर रहे थे, इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा आता है, ध्यान से सुन लीजिए, इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा आता है, चाहे डेथ पे आए चाहे मैच्योरिटी पे आए, वो सारा का सारा पैसा सेक्शन 10 क्लॉज 10D में एग्जेम्प्ट होता है। तो इस बात को देखते हुए कंपनी ने क्या किया कि अपने कीमैन की इंश्योरेंस कराई, उसका प्रीमियम खुद भरने लगे। क्यों, इन्होंने कहा कि कल को अगर कीमैन की काम करते करते डेथ हो जाती है तो हमें बैकअप में कुछ पैसा चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलेगा वो हमारा बैकअप हो जाएगा। ठीक है, 10(10)D किसी और पर्पज से बनाया गया था। तो यहां पे क्या बात लिखी गई, पीजीबीपी में क्या बात लिखी गई कि इंश्योरेंस कंपनी से अगर ये मर गया तो इसके मरने पे जो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देगी, वो कंपनी के लिए कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी। वो क्या लिखा, कहां पे लिखा है, चार्जिंग सेक्शन में। और यहां पे क्या लिख रहा है कि अगर कीमैन इंश्योरेंस से पैसा आया, कीमैन इंश्योरेंस की डेथ पर पैसा आया, तो वो पैसा कहां पे टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में। और क्या लिखा हुआ है, सैलरीज में और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, 3 लिखी हुई होंगी। ठीक है, तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर पैसा आया तो पीजीबीपी में टैक्सेबल कराना होगा। पीजीबीपी में टैक्सेबल करा लिया तो ठीक है, नहीं कराया तो यहां पे टैक्सेबल कराओगे। बोलो हाँ या ना, समझ में आती है बात। लेकिन ये बात कहां से आई कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा आया, सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं कराया तो यहां पे कराना होगा। ये कैसे बात आ गई बेटे, ये बात आई है कीमैन इंश्योरेंस के लिए। कंपनी ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया कीमैन का, कीमैन रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद कीमैन को उस इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, तो प्रीमियम तो किसने पे किया है, कंपनी ने। ये थोड़ी ना प्रीमियम कीमैन ने या कीमैन के रिलेटिव्स ने पे किया है। अगर कीमैन ने या कीमैन के रिलेटिव ने पे किया होता तो वो सारा का सारा पैसा कहां पे एग्जेम्प्ट हो जाता, 10(10)D में। लेकिन अब वो पैसा किसको मिल रहा है, कीमैन को मिल रहा है, जबकि कीमैन ने उसका प्रीमियम पे ही नहीं किया। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अगर कीमैन को मिल जाए तो वो उसकी सैलरी के हेड में टैक्सेबल होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। और अगर कीमैन सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं करा रहा तो कौन से हेड में टैक्सेबल कराएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। बताए, समझ में आई मेरी बात या नहीं, पक्का। क्या बेटे, यार जो इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा होता है ना, उसमें 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, एक होता है इंटरेस्ट अमाउंट, और एक होता है बोनस। तो डेथ हो जाए या मैच्योरिटी हो जाए तो ये तीनों चीजें मिलेंगी, तो ये पूरा अमाउंट पे एग्जेम्प्ट होता है, प्रिंसिपल भी, इंटरेस्ट भी, बोनस भी। तो वो कह रहा है इंक्लूडिंग बोनस, उसने स्पेसिफिकली लिख दिया। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, अब थोड़ी सी कुछ कनेक्ट करके चीजें पढ़ने वाली हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, एक बैकग्राउंड समझ लीजिए, ध्यान से क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 45(5) पढ़ा था हम लोगों ने, क्या था 45(5)? कंपल्सरी एक्विजिशन, एग्जैक्टली, कंपल्सरी एक्विजिशन।
अब कंपलसरी एक्विजिशन में क्या था, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि कंपलसरी एक्विजिशन जिस साल में हो जाएगा उस साल में ट्रांसफर मानेंगे, लेकिन कैपिटल गेन उस साल में लगाएंगे जिस साल में पैसा मिला। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है बात या नहीं? ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कंपलसरी एक्विजिशन हुआ लेट से 21/5/2021 को, ठीक है। गवर्नमेंट ने रिलीज के ऑर्डर दे दिए कि इनको कंपनसेशन दे दिया जाए, इनको लेट से कंपनसेशन दे दिया जाए 22/7/2022 को कंपनसेशन दे दिया जाए, जो भी इनका बनता है। जिन अथॉरिटीज ने वो पैसा देना था, जिनको कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उन अथॉरिटीज ने डिले कर दिया, तो कंपनसेशन तो मेरे को मिलेगा नो डाउट, लेकिन मैं एक और केस कर दूंगा इनके ऊपर कि आपने मेरे को कंपनसेशन डिले किया है तो मेरे को इंटरेस्ट भी चाहिए। समझ पा रहे हैं बात को क्या नहीं? इंटरेस्ट ऑन डिलेड कॉम्पनसेशन, ये बात क्लियर? भाई डिसाइड हो गया था कि इस डेट पे आप कंपनसेशन दोगे, नहीं दे रहे हो, तो जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और आपने मान लिया कि इस डेट पे देना था, तो अब आप जब दोगे, ठीक है, आपने लेट्स टेक एन एग्जांपल 23 मार्च 2024 को ये कंपनसेशन दिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि इतने टाइम का आप इंटरेस्ट भी दे दीजिए मेरे को। बोलिए समझ में आ रही बात या नहीं? क्लियर? डन है? तो जो कंपलसरी एक्विजिशन है वो तो 45(5) के हिसाब से चलता रहेगा, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि जब कंपनसेशन रिसीव होएगा जब ही टैक्सेबल होएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा एक सेक्शन है 145, पीजीबीपी में थोड़ा सा हिंट दिया था, सैलरी की इनकम रिसिप्ट और एक्रूड विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे टैक्सेबल होती है। सैलरी हेड में इनकम कैसे टैक्सेबल होती है? रिसिप्ट और एक्रूड विच एवर इज अर्लियर। हाउस प्रॉपर्टी में भी रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल होता है वहां पे भी। कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन बहुत सारी चीजें बता देता है। जनरल चार्जिंग सेक्शन तो क्या है कि पैसा मिला या नहीं मिला, असेट ट्रांसफर हो गया तो कैपिटल गेन लगेगा, उसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो सारी चीजें डील कर लेता है। लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड पीजीबीपी के लिए ये सेक्शन क्या कहता है? 145 क्या कहता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पीजीबीपी के लिए समझे कि इनकम, इन दोनों हेड में इनकम आप एक्रूवल बेसिस पे भी टैक्सेबल करा सकते हैं और कैश बेसिस पे भी टैक्सेबल करा सकते हैं, आपकी मर्जी। बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा? बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा? एक्रूवल। समझ में आई बात या नहीं? बोलिए। अब ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट आपको कब से कब तक का मिला है? 22 जुलाई 2022 से लेकर 23 मार्च 2024 तक का। जरा ध्यान से देखकर, सोचकर, समझकर बताइए कौन कौन से प्रीवियस ईयर इन्वॉल्व है। प्रीवियस ईयर 22-23 इन्वॉल्व है, बोलिए हाँ या ना? और प्रीवियस ईयर 23-24, ये दोनों साल इन्वॉल्व है, हाँ या ना? अब इस बंदे को कंपनसेशन ही यहां पे मिल रहा है या इंटरेस्ट यहां पे मिल रहा है, क्योंकि कंपनसेशन यहां पे मिला ना तो डिलेड हुआ, तो इतने टाइम का वो इंटरेस्ट मांग रहा है। अब इस साल का इंटरेस्ट और इस साल का इंटरेस्ट, अगर मैं कहूं कि आपके हाथ में एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा, तो आपके लिए हार्डशिप है या नहीं है? इंटरेस्ट तो आपको मिला ही नहीं, कंपनसेशन भी नहीं मिला, इंटरेस्ट भी नहीं मिला, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सर मेरे को इतने टाइम का इंटरेस्ट चाहिए,
तो आपने इंटरेस्ट तो दिया, लेकिन आपने कहा कि ये तो एक्रू तो इस साल में हो गया था ना, तो इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। नहीं समझ में आ रही बात? इंटरेस्ट जो है, अगर हम कहें कि एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल होना है, तो एक्रूअल बेसिस पे 22-23 में भी टैक्सेबल हो जाएगा, 23-24 में भी टैक्सेबल हो जाएगा। जबकि मिलेगा तो बाद में इंटरेस्ट तो अभी मिल ही नहीं रहा, अभी तो सिर्फ कंपनसेशन मिल रहा है। बोलिए हाँ है ना? तो अगर एक्रूअल बेसिस पे ये जो इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन को अगर एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल कर दिया तो वो हार्डशिप है। तो इन्होंने 145 में ही एक एक्सेप्शन बनाया कि अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है किसके, डिलेड कंपनसेशन पे, दैट विल बी टैक्सेबल ऑन द रिसिप्ट बेसिस ओनली। तो कैसे टैक्सेबल होगा? समझ में आई कहानी पूरी या नहीं? 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन जिस डेट पे मिलना था डिले हो गया, तो मैं गवर्नमेंट से जाके एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि सर मेरे को तो इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि मेरा कंपनसेशन डिले हुआ है। अब कंपनसेशन डिले हुआ है, इंटरेस्ट मांग रहा हूं उसके ऊपर, तो सेक्शन 145 पिक्चर में आया जो कि कहता है एक्रूअल और कैश बेसिस पे टैक्सेबल होएगा, बाय डिफॉल्ट एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल होगा। अब इंटरेस्ट जो मिला नहीं अभी तक, उसको एक्रूअल बेसिस पे अगर टैक्सेबल कर दिया जाएगा तो बड़ी दिक्कत है। तो 145 में लिख दिया गया कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन जो टैक्सेबल होगा वो एक्रूअल नहीं, रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। यस और नो? अब एक बात और क्लियर कर लेते हैं, रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होगा, ये किसने कहा है? 145 में। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? ये हम लोगों ने लिख दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इधर देखिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए प्लीज। हम सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पॉइंट पढ़ रहे हैं, लेकिन कहानी पूरी समझी हम लोगों ने। तो कहता है इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड on compensation or enhanced compensation refer to in section 145A clause B। तो वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा, क्योंकsich ये तो हम क्या पढ़ रहे हैं, उन इनकम की लिस्ट पढ़ रहे हैं जो कि IOS में टैक्सेबल होती है। समझ में आई बात? ये 145B और इसमें ये वाला पॉइंट पढ़े, notwithstanding anything contrary contained in 145, interest received by an assessee on any compensation or enhanced compensation as the case may be shall deemed to be the income of the previous year in which it is received। बोले सर समझ में आ रही बात या नहीं? पक्का क्लियर है? अच्छा, मैंने अभी तक जितना आपको पढ़ाया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, एक लॉटरी वाली इनकम के लिए मैंने कहा कि खर्चा अलाउड नहीं होता, बाकी तो अभी हम इनकम पढ़े जा रहे हैं। इन इनकम्स को कमाने के लिए जो भी खर्चा करोगे वो अलाउड तो होगा ना? हाँ है ना? मैं सिर्फ अभी 8 पॉइंट की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक। हम लोगों ने यहाँ पे केस डाला है गवर्नमेंट के ऊपर कंपनसेशन के लिए, उसके बाद इंटरेस्ट लेना है उसके लिए भी केस डाला हुआ है। तो वकील की फीस तो जा रही है, खर्चा तो हो रहा है। याद कर लेना 45(5) वहां पे लिखा हुआ है कि जो आपने लीगल फीस पे की है वो आपका खर्चा अलाउड हो जाता है। मैं यहां पे फिर लड़ने आ गया गवर्नमेंट से कि सर जो ये इंटरेस्ट निकलवाया, इंटरेस्ट ऑन डिलेड कॉम्पनसेशन, इसके लिए भी तो मैंने गवर्नमेंट पे केस किया है, तो अगेन लीगल चार्जेस का, एक्सपेंसेस का अलाउड करो। तो उन्होंने क्या कहा, यार तुम तो हमेशा ऐसे लड़ते मरते ही रहोगे। ऐसा करते हैं, इधर देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिडक्शंस अवेलेबल, सेक्शन 57 है ना, डिडक्शन अवेलेबल। और यहाँ पे देखिएगा 4th पॉइंट, इन केस ऑफ अ इनकम रेफर टू इन सेक्शन 56 to 8, अभी उसी की 8 की बात करके आ रहे हैं।
डिडक्शन ऑफ अ सम इक्वल टू 50% ऑफ सच इनकम, ठीक है ना, डिडक्शन इक्वल टू सम इक्वल टू 50% ऑफ सच इनकम एंड नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर एनी अदर क्लॉज ऑफ दिस सेक्शन। मतलब क्या, जो इंटरेस्ट ऑन डिलेड कॉम्पनसेशन होगा, समराइज अगर करूं, इंटरेस्ट ऑन डिलेड कॉम्पनसेशन टैक्सेबल होगा रिसीट बेसिस पे। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और उसमें से कितना खर्चा अलाउड होएगा? स्ट्रेट अवे 50%, स्ट्रेट अवे 50% का खर्चा अलाउड हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आती है बातें? तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, 56 सबसेक्शन 2 हम लोगों का पूरा हो गया मेरे हिसाब से। हाँ, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 पूरा हो गया। आइए वहाँ पे चलते हैं।